हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब बहुत ही जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है परीक्षा का, वैसे ही जो है ना टेंशन स्ट्रेस वगैरह बढ़ना लाजमी है। बट स्ट्रेस को एक साइड में रखिए और बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ओके, तो बस स्टडी स्टडी एंड स्टडी आपकी पूरी दिनचर्या में होना चाहिए। तो पढ़ाई पे पूरी फोकस कीजिए और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से क्या होता है कि हमारा जो हमने पढ़ा हुआ है वो एटलीस्ट वो सब क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अभी नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ी है, क्योंकि नया चीज़ पढ़ने से एग्ज़ाम जब पास होता है ना, और जब हम नई चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न होने लगता है, क्योंकि हम उसको बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन जो है, अभी रिवीजन का समय है और आपको रिवीजन ही करना चाहिए, सिर्फ नए चीज़ें से दूर होना रहना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें कि लगभग सारे ही चैप्टर इंक्लूडेड हैं। लाइक सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन या फिर राइज ऑफ हिटलर, ये सिर्फ इतना नहीं है, इसमें सब कुछ है। फ्रांसीसी क्रांति है, रूस की क्रांति है, इसमें इटली के बारे में भी है, पूरे यूरोप के बारे में है, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति, उनसे भी सवाल लेकर आई हूँ। तो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो आपने जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा उसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा, आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से वो सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे और फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। तो रैपिड फायर की तरह हम लोग एकदम रैपिड रिवीजन करेंगे MCQs के थ्रू। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे कंटेंट, क्वेश्चन, पढ़ाने का तरीका कुछ भी पसंद आता है, 1% भी पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। ओके, नहीं तो यूट्यूब के भीड़ में ना हम खो जाते हैं, फिर हमें मिलता नहीं रहता है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है 1% भी तो, और लाइक करें मेरे वीडियो को। और जितना भी आपका क्वेरी हो या कोई भी फीडबैक आपको देना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी फीडबैक दें, मुझे अच्छा लगेगा उनको पढ़ के। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, और हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसको मैं पूरा मतलब डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय जस्ट अ सेकेंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सेकंड इंटरनेशनल के सम्मेलन में भाग लिया था? मतलब सेकंड इंटरनेशनल सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था, ये पूछ रहा है आपसे। ओके, तो क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे? तो फटाफट हमें आंसर बताइए क्या होगा। तो आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी थे। ओके, दादा भाई नौरोजी थे। तो आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। और कब हुआ था ये कॉन्फ्रेंस? 1889 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस में जो है ना, इसी कॉन्फ्रेंस में इसका सेकंड इंटरनेशनल नाम दिया गया था। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो सेकंड इंटरनेशनल सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिया था। और ये कब हुआ था सेकंड इंटरनेशनल जो है कॉन्फ्रेंस, ये कब हुआ था? तो ये 1889 में हुआ था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशलिस्ट स्टेट? ओके, तो पढ़ते हैं हम ऑप्शन। प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार लेकर प्रत्येक को आवश्यकता के अनुसार देना। मतलब क्या था ना कि इसमें सोशलिज्म था, आप पढ़े होंगे कि सोशलिज्म मार्क्सवादी भी था, मतलब लिबरल भी थे, रेडिकल भी थे और कंजर्वेटिव भी थे। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि मार्क्स के अनुसार समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत क्या था, मतलब मार्क्स ने अपना कौन सा सिद्धांत दिया था? तो क्या वो प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार लेकर प्रत्येक को उसके आवश्यकता के अनुसार देना था, या फिर प्रत्येक में उसकी योग्यता के अनुसार लेकर प्रत्येक को उसके कार्य अनुसार देना था, या संपत्ति सभी में समान रूप से वितरित हो ये की जानी चाहिए, ये था, या केवल योग्यता ही वितरण का आधार होना चाहिए? तो बताइए मार्क्स का क्या सिद्धांत था? तो मार्क्स ने क्या दिया था? ये सब गलत हो जाएगा, ऑप्शन विल बी ए।
क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि टेकिंग फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड गिविंग टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, मतलब प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार लेकर और उसकी आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। ओके, तो मार्क्स की यही फिलॉसफी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल, ओके, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक थी प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी ये बताना है। व्हेन वाज कार्ल मार्क्स बुक्स दास कैपिटल पब्लिश्ड, कब पब्लिश्ड होता है, तो ये पब्लिश होता है कब, 1867 में, 1867 में पब्लिश होता है। ओके, तो दास कैपिटल जो था ना वो समाजवादियों, मतलब इस बुक को जो है ना दास कैपिटल को ये समाजवादियों की बाइबल भी कही जाती है। ठीक है, और ये कितने 3 वॉल्यूम में हुआ था, ये 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। ओके, तो पहला वॉल्यूम कब प्रकाशित हुआ था, 1867 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सेकेंड वॉल्यूम इस बुक की कब मतलब प्रकाशित हुई, 1885 में। ओके, और जो थर्ड वॉल्यूम थी इस बुक की, वो थर्ड वॉल्यूम कब प्रकाशित हुई थी, तो 1887 में। ठीक है, तो दास कैपिटल 3 वॉल्यूम में आया। ठीक है, 1867 में, 1885 में और 1887 में। मान लीजिए कि इसमें 1867 भी होता और 1885 भी होता या 1887 भी होता, अगर 2 ऑप्शन भी होता तो हम क्या लगाएंगे, मोर देन वन ऑफ द एबव, तो हमारे में एक उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मार्क्सवाद का अंतिम ध्येय क्या है, मार्क्सवाद का अंतिम ध्येय क्या है, द अनलिमिटेड गोल ऑफ मार्क्सिज्म इज, द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्क्सिज्म इज टू एस्टेब्लिश अ स्ट्रेसलेस सोसाइटी, या फिर एस्टेब्लिशिंग अ टोटलिटेरियन स्टेट, या इंडिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, एस्टेब्लिशिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। मतलब राजविहीन समाज की स्थापना, मार्क्स का उद्देश्य क्या था, राजविहीन समाज की स्थापना, सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना, या सर्वहरा वर्ग की तानाशाही समाप्त करना, या सर्वहरा वर्ग की तानाशाही स्थापना करना। तो बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आंसर होगा ए, राज्यविहीन समाज की स्थापना करना। मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स थे वो उन्होंने अपने बुक में जो है इसी तरह की अवधारणा किया, और अभी भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कार्ल मार्क्स के ही सिद्धांत पे चलती है। ओके, तो आंसर विल बी ए, राजविहीन समाज की स्थापना। वो चाह रहे थे कि किसी का भी राज्य ना हो, तो सिद्धांत क्या था, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ लिया। नेक्स्ट, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये किस समाज से जुड़ा हुआ है, फेबिनिज्म से, इंडिविजुअलिज्म से, कम्युनिज्म से, या आइडियलिज्म से। फैबियनवाद से, व्यक्तिवाद से, साम्यवाद से, या आदर्शवाद से। तो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का तो होगा सी, साम्यवाद, साम्यवाद से जुड़ा हुआ है, मतलब कि कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या जुड़ा हुआ है कम्युनिज्म से, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की पहली बार डैश में प्रकाशन किया गया। अभी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, वो किस ईयर में पब्लिश हुआ, 1847, 46 या 49 या 48। तो बताइए क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी, 1848 को हुआ है। देखिए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जो है ना, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एनवीएस में, नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा जो लिखित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो पहली बार 1848 में प्रकाशित होता है। ठीक है, पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है। तो अभी मैं आपको बताई समाजवाद की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, दास कैपिटल को। अभी बताया मैंने, दास कैपिटल को क्या कहा जाता है, समाजवाद की बाइबल, कम्युनिस्ट लोगों के लिए बाइबल कहा गया है इस पुस्तक को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को जरूर लिख के 1 लाइनर में आप नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम के समय फटाफट रिवीजन कर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कथन 1917 की, ये जो है ना एजर्सन और रीजन वाला है, तो कथन और कारण, इसमें दोनों दिया हुआ है, और क्या कथन कारण को स्पष्ट करता है ये बताना होता है, ठीक है। कथन कारण को तो है कि 1917 की रूसी क्रांति ने भारतीय कामगार वर्ग आंदोलन को प्रेरित किया, तो क्या ये किया था, ये कथन है। अब कारण, क्योंकि जब कारण और कथन दिया होगा तो उसमें बिकॉज लगा देना है, क्योंकि लगा के जब हम कारण पढ़ते हैं ना, अगर उसका जवाब हाँ में आता है, इट मीन्स बोथ इज राइट। तो कारण क्या है, असहयोग आंदोलन में भारतीय कामगार वर्ग शामिल था, तो क्या असहयोग, और कथन क्या कह रहा है, रूसी क्रांति ने भारतीय कामगार वर्ग आंदोलन को प्रेरित किया, तो क्या होगा आप बताइए। तो इसमें कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि दोनों ही सही है, कथन और कारण ये दोनों जो है सही है, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समकालीन राजस्थानी ने सोवियत रूस का दौरा करने के बाद रूसी क्रांति पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हेरोडोटस हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ रेवोल्यूशनरी लिखी थी, तो किसने लिखी थी, जगनारायण व्यास ने, शौकत उस्मानी ने, नारायण चौधरी ने, या विजय सिंह पथिक ने, किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, किसने लिखा है, तो ये लिखा है शौकत उस्मानी ने, ठीक है। आंसर विल बी शौकत उस्मानी। अच्छा, पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ अ रिवोल्यूशनरी, ये पुस्तक शौकत उस्मानी ने लिखा है, ठीक है। Who wrote his famous book Historic Trips of Revolutionary on the Russian Revolution after visiting Soviet Russia, तो किन्होंने लिखा, शौकत उस्मानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने लागू की। सर्वप्रथम मतलब हु फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट इकोनॉमी, किसने किया है, मार्क्स टीटो ने, जवाहरलाल नेहरू ने, स्टालिन ने, या मायो जेडांग ने, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, स्टालिन ने। जब व्लादिमीर लेनिन के मरने के बाद जो है ना, स्टालिन जब बनता है रसिया का जो बनता है राजा, मतलब संभालता है वहाँ का राजतंत्र, तो यही लिखे हुए है, ठीक। यही इस सर्वप्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने किया है, तो कंसेप्ट ऑफ प्लांट इकोनॉमिक किसने किया है, तो स्टालिन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रूसी क्रांति के इतिहास में ब्लडी संडे किसे कहा गया है, तो रूसी साम्राज्य में ब्लडी संडे किसे कहा गया है, रूस के जार ने संपूर्ण परिवार का संहार रविवार के ही दिन किया था। इसी दिन जब शांति प्रिय कर्मचारी प्रतिवेदन देने जा रहे थे तो मार्ग में उन पर गोलियां चला दी गई, या इसी दिन युद्धपोत, मतलब कि ब्लडी संडे जो है वो किस लिए हुआ है ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ब्लडी संडे के बारे में कौन सा सही है, ओके। तो 11 का क्या होगा, उसी दिन जब शांति प्रिय कर्मचारी प्रतिवेदन देने जा रहे थे तो मार्ग में उन पर गोलियां चलाई। क्या होता है ना कि विंटर पैलेस की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। जो फादर गैपोन होता है, फादर गैपोन वो क्या कर रहा था ना, वो लीडरशिप कर रहा होता है उस भीड़ का, जो लेबर लोग होते हैं उनके भीड़ का, और वो उसी तरफ मतलब जा रहा था, मतलब जो वहाँ का सम्राट था ना उससे मिलने, विंटर पैलेस उसका नाम था, विंटर पैलेस की तरफ जब जाता है ना तो उसी पे जो है ना सम्राट जो है उन पे गोलियां चला देता है, ठीक है। और वो दिन क्योंकि संडे था इसलिए ब्लडी संडे, बहुत लोग मारे जाते हैं इसलिए उस दिन को ब्लडी संडे के नाम से जाए। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ब्लडी संडे जो है किस डेट को हुई थी, तो देखिए रसिया में जो है ना वहाँ का कैलेंडर वो अपना लोकल कैलेंडर चला रहा था, पूरी दुनिया में जो कैलेंडर चल रहा था तो वो कैलेंडर जैसे वो अपना जूलियन कैलेंडर मान रहा था, तो जूलियन कैलेंडर से जो है ना, जूलियन कैलेंडर से उस दिन था 9th of January 1905 9th of January 1905, ये जूलियन कैलेंडर से था।
लेकिन जूलियन कैलेंडर और जो होता है, जूलियन कैलेंडर जो होता है उससे जो हम जर्जियन कैलेंडर, ग्रेगरियन कैलेंडर होता है, वो उसमें उस डेट को क्या था, जैसे रशिया में तो ये 9 जनवरी था, ठीक है, और संडे के दिन थी, 9 जनवरी 1905 था, ठीक है। तो ये जो जूलियन कैलेंडर को उस वक्त मान रहे थे, उस वक्त तक कैलेंडर भी चेंज नहीं किया था रसिया। और जो ये ग्रेगरियन कैलेंडर में उस दिन 22 जनवरी हो रहा था, ठीक है। तो ये इस तरह करके पूछ सकता है, दोनों में से जो भी डेट होगा हम उसी को टिक लगाएंगे, और नहीं तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि बोल्शेविक और मेंशेविक विभाजन कब हुआ। मतलब बोल्शेविक पार्टी जो होती है और मेंशेविक, ये बोल्शेविक एंड मेंशेविक, ये स्प्लिट अकर मतलब कब विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो कब होता है, 1903 में होता है, 1903 में होता है, ठीक है। क्या होता है ना, बोल्शेविक में जो है मेजोरिटी, बोल्शेविक के जो मेजोरिटी होते हैं वो लेबर होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर लोग लेबर होते हैं, ठीक है, लेबर। मगर ये जो है मेंशेविक, मेंशेविक में क्या होते हैं, पीजेंट और लेबर दोनों होते हैं, किसान और जो मजदूर होते हैं, पीजेंट एंड लेबर दोनों रहते हैं, ठीक है। तो बोल्शेविक मेंशेविक 2 पार्टी होती है। बोल्शेविक में ज़्यादातर लोग की जो मेजोरिटी होती है, ज़्यादातर लोग लेबर होते हैं, और मेंशेविक में जो है कृषि और लेबर दोनों होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो बोल्शेविक का लीडरशिप कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, लेनिन कर रहा था, ठीक है। लेनिन जो है इसका नेतृत्व कर रहा था, मैं लिख देती हूँ, छोटा स्क्रीन है ना, इसका लेनिन कर रहा था, ठीक है, लेनिन। और मेंशेविक का जो है मतलब ये फॉलोअर था, लेनिन जो है। तो क्या होता है कि 1883 में जो है ये जो मार्क्स का जो फॉलोअर होता है, जॉर्ज प्लाखनेर जो इसका लीडर होता है, वो एक क्या करता है ना कि आरएसडीपी मतलब आरएसडीपी का फुल फॉर्म हुआ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। ये 1883 में जो है ये पार्टी बनती है। बाद में क्या होता है 1903 में, क्योंकि यहाँ पे 1883 नहीं है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी मानती है वो 903 को मानती है। क्यों? क्योंकि 1883 में जो है ना आरएसडीपी का होता है, बट बाद में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है 1903 में आरएसडीपी जो था उसमें एल जुड़ जाता है, एल फॉर लेबर पार्टी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बन जाता है। तो यही पूछ रहा है कि बोल्शेविक और मेंशेविक में कब डिस्प्यूट होता है या कब विभाजन होता है, तो 1903 में होता है, ठीक है। आई होप आप इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दास प्रथा, वहाँ जो दास प्रथा था उसको स्फर्डम कहा जाता था, तो दास प्रथा का उन्मूलन कर रूस के औद्योगिकीकरण की शुरुआत की, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूलर्स स्टार्टेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रसिया बाय एबोलिशिंग सर्फेडम। तो सर्फडम क्या था, दास प्रथा था, उसको सर्फडम के नाम दिया हुआ था। तो जार निकोलस फर्स्ट नहीं, जार निकोलस सेकंड यस, और अलेक्जेंडर तृतीय नहीं, अलेक्जेंडर द्वितीय नहीं। तो आंसर क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ठीक है। और स्फर्डम का मतलब क्या होता है, स्फर्डम का मतलब होता है लैंडलेस जो होते हैं ना, लैंडलेस लेबर, भूमिहीन लेबर, मजदूर जो होते हैं भूमिहीन मजदूर, उनको स्फर्डम कहा जाता था, ठीक है। तो एक शब्द का भी तो क्वेश्चन पूछ देता है ना कि ये शब्द दे देगा, मैंने कहा इसका क्या अर्थ था, तो आप उसका अर्थ बता सके इसलिए मैं आपको बता दी हूँ। तो स्फर्डम का मतलब क्या होता है, लैंडलेस लेबर, मतलब जिनको भूमिहीन किसान मजदूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते, पुराने रूसी साम्राज्य द्वारा अधोलिखित क्षेत्रों में से कौन से ब्रेस्टी
टोवस्की संधि 1898 की शर्तों के तहत जर्मनी को हस्तगत किया गया। तो कब किया गया है ये बताना है, किस तरह से किया गया है, ठीक है। तो क्या रहता है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, या फिर एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया, या फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन। तो 14 का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, डी। फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन। ओके, तो क्या है, टेरिटरीज वर handed by the old Russian Empire to Germany under the terms of Treaty of Brest-Litovsk 18। तो ये जो ट्रीटी होता है ना, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की जो संधि होती है वो किस में होती है, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन। ओके, फिर से पढ़ दूँ, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन। ओके, करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा लेनिन के अप्रैल थीसिस का भाग नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अप्रैल थीसिस का भाग नहीं है, युद्ध का अंत, सभी के लिए मताधिकार, युद्ध का अंत या सभी के लिए मताधिकार, या किसानों की भूमि हस्तांतरित की जाए, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो 15 का आंसर क्या होगा, सभी के लिए मताधिकार। ये इनका लेनिन का जो अप्रैल थीसिस होता है उसमें यही डिमांड होता है कि सभी को जो है वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, फ्रेंचाइजी फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 तो हो चुका है। 16, हिटलर द्वारा, देखिए 2 चैप्टर तो हो चुका है, अब तीसरा चैप्टर है। हिटलर द्वारा साहित्य, समाचार पत्र, सिनेमा, ललित कलाएं, थिएटर और रेडियो को नात्सी सरकार के आदर्शों के अनुसार संचालित करने के लिए गठित साम्राज्य संस्कृति मंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ठीक है। हु वॉज द मेड टू द चेयरमैन ऑफ द एम्पायर कल्चर बोर्ड फॉर्म्ड बाय हिटलर टू रन लिटरेचर, न्यूज़पेपर, सिनेमा, फाइन आर्ट, थिएटर एंड रेडियो अकॉर्डिंग टू द आइडियल्स ऑफ द नाजीज गवर्नमेंट। तो क्या था, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, ये गोइबल्स था, गोइबल्स। ओके, याद रखेंगे गोइबल्स, ठीक है। ये हिटलर का मतलब प्रचार मंत्री था एक तरह से, और इसीलिए हिटलर जब सुसाइड करता है तो इसके साथ जो इसका ये प्रचार मंत्री जो होता है, जो हिटलर का सपोर्ट करता है प्रचार वगैरह करने में, तो मतलब एडवर्टीजमेंट एक तरह से समझ जाइए, सपोर्ट, तो ये फॉलोअर रहता है गोइबल्स। तो जब हिटलर आत्महत्या करता है तो ये भी आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। गोइबल्स याद रखेगा, ये इसका पर्सनल असिस्टेंट की तरह था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, हिटलर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट अबाउट हिटलर। तो पढ़ते हैं कौन सा सत्य है या नहीं है, ठीक है। तो है, लैंड्सबर्ग जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका मेन कैंप मेरा संघर्ष, मतलब जो उसका जीवनी रहता है मेरा संघर्ष, उस मेन कैंप, देखो पुस्तक का नाम रहता है मेन कैंप, बट मतलब इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष, लिखी थी, जिसे नाजियों की बाइबल भी कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, नाजियों की बाइबल। तो सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है, ये राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, 1920 में हिटलर के प्रारंभिक सहयोगी गोटफ्रेड फीडर ने म्यूनिख में नाजी दल के लिए एक 25 सूत्रीय कार्यक्रम निश्चित किया, ठीक है। सी है, उग्र जर्मन राष्ट्र का मसीहा हिटलर कई वर्षों तक किसी भी देश का नागरिक नहीं रहा। ये और डी है, हिटलर ने निजी अंगरक्षकों के संगठन का मुखिया गोरिंग था। तो बताइए कौन सा होगा आंसर क्या होगा 17 का, जो सत्य नहीं है। तो देखिए सेकंड भी सत्य है, ठीक है, 25 सूत्री कार्यक्रम निश्चित किया था वो, और उग्र जर्मन राष्ट्र का मसीहा हिटलर जो कई वर्षों तक किसी भी देश का नागरिक नहीं था, तो नहीं था, क्योंकि इसका जन्म तो हुआ था ऑस्ट्रिया में,
बट ये रहा जर्मनी में तो बहुत साल तक इसके पास कोई भी नागरिकता नहीं रहती है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा असत्य, मतलब सत्य नहीं हो, जो गलत है, तो गलत ये है, डी ऑप्शन गलत है। ओके, बाकी ए बी सी सही है। ठीक है, देखिए नाजी पार्टी का जो है ना, नाजी जो पार्टी होती है, कहाँ पे लिख दूँ, जैसे नाजी जो होती है ना, नाजी पार्टी के 2 फोर्स होते हैं, 2 फोर्स कह सकते हैं हम। एक का नाम एसएस रहता है, एक का नाम एसए रहता है। ठीक है, तो और एसए का जो लीडर कौन रहता है, अर्नेस्ट रहीम जो होता है वो एसए का रहता है, और एसएस का क्या रहता है, तो अर्नेस्ट रेहम जो रहता है वो क्या करता है, स्वास्तिक वाला उस अपने बाजू पे जो है स्वास्तिक चिन्ह का, हालांकि उसको स्वास्तिक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्वास्तिक की तरह दिखने वाला एक चिन्ह जो है वो अपने शर्ट के कमीज पे के बाजू पे वो चिन्ह वाला पहनता था। ठीक है, और एसएस जो रहता है उसका लीडर कौन रहता है, हेनरिक रहता है। ठीक है, तो हेनरिक जो है स्कल वाला पहनता है, स्कल के पिक्चर वाला जो है कमीज वो लोग पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 1923 में हिटलर द्वारा सत्ता हथियाने के लिए म्यूनिख नगर में किया गया विद्रोह किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सत्ता हथियाने के लिए जो 1923 में जो वो करता है, by what name in the revolt organized by Hitler in the Munchen city in 1923 to seize power famous, तो क्या होगा, कार्टेल, बिडहॉल रेबेलियन, मेनकाम्फ, या क्या कहते हैं स्पार्टेसिस्ट विद्रोह। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, बी, आंसर विल बी बियर हॉल विद्रोह, बियर हॉल रेबेलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना था, मतलब हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना था। ठीक है, तो किस वर्ष बनता है, 1933, 1936, 1934 या 1931। तो 19 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा, 1933। ओके, 1933 में बनता है ये चांसलर। हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बनता है, तो 1933 में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इतालवी भाषा के, इटालवी कहते हैं, इतालवी लिखा हुआ है, तो इतालवी भाषा के फासिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब जो फासिस्ट शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, तो फासिस्ट से ही शब्द निकला है, कौन सी, फासीवाद। मेरे राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, बहुत गंदा है। ठीक है, फासीवाद शब्द जो है वो एक्चुअली में फासिस्ट से निकलता है। ठीक है, फासिस्ट शब्द, तो बोल रहा है कि उसका अर्थ क्या होता है, तुम खतरनाक बनकर जीवन बिताओ, सब वस्तुओं का राज्य पर नियंत्रण होना चाहिए, या न्यायाधीश, या सबसे बड़ा नेता। तो इसका मतलब क्या होता है, फासिस्ट का सिंपली ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है सब वस्तुओं का राज्य नियंत्रण। देखिए क्या होता है ना, हिटलर शुरू में जो है ना वो मतलब सब वस्तुओं पे राज्य का नियंत्रण, एक मतलब पैट्रियोटिक आदमी जो होगा, मतलब देशभक्त आदमी, वो तो यही चाहेगा कि सभी वस्तुओं पे राज्य का नियंत्रण, राज्य ही इंसान के लिए अपने जीवन या अपनी चीज़ों से ज़्यादा राज्य मतलब अपने राष्ट्र का होके रहना चाहिए। बट बाद में जो यही है ना वो तानाशाह बन जाता है। ठीक है, तो आंसर विल बी स्टेट कंट्रोल ओवर ऑल थिंग्स, मतलब स्टेट ही सबसे ऊपर है। यहाँ स्टेट का मतलब कोई एक राज्य का से नहीं है, मतलब राष्ट्र की बात कर रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मुसोलिनी द्वारा प्रसिद्ध रोम मार्च कब किया गया था, तो रोम मार्च कब किया गया था, 21 का आंसर बताइए। तो मुसोलिनी जो है रोम मार्च करता है, उसी में वो एक नारा देता है, रोम चलो। ठीक है, रोम चलो का नारा मुसोलिनी ने ही दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अक्टूबर 1922, अक्टूबर 1922। मुसोलिनी द्वारा जो रोम मार्च कब किया गया, अक्टूबर 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फासीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ और युद्ध में ही उसका विकास संभव है, यह किसने कहा, मतलब कौन कहा था कि फैसिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम वॉर एंड इट्स डेवलपमेंट इज पॉसिबल बाय थ्रू वॉर, हु सेड दिस, तो ये किसने कहा था,
मोनोकार्लिक, मुसोलिन जेटाइल या डेविड एप्टर। तो कौन कहा था? तो ये हो गया मुसोलिन। मुसोलिन ही बोले थे कि फांसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ है, ठीक है, और युद्ध से ही इसका विकास संभव है। ये कथन, ये स्टेटमेंट जो है मुसोलिन ने कहा था, मुसोलिन। समाजवादी पत्र अवंती, ये आवंटी गलत लिखा हुआ है, अवंती होगा, ठीक है, इंग्लिश में सही है। अवंती का संपादक कौन था? समाजवादी। हु वॉज द एडिटर ऑफ द सोशलिस्ट पेपर अवंती? कौन था? हिटलर, हिमर, मैजनी या मुसोलिनी? तो कौन था? 23 का आंसर होगा मुसोलिनी। मुसोलिनी जो है ना, यही था अवंती नाम का जो पेपर था, सोशलिस्ट पेपर, उसका संपादक था, ठीक है, पत्रकार था वो। 24 नंबर कह रहा है, पोप पायस 11वें और मुसोलिनी के बीच 1929 में हुए लेटरन समझौते पर यह किसने कहा कि इटली को ईश्वर और ईश्वर को इटली वापस मिल गया है? मतलब ये स्टेटमेंट कौन कहा था कि इटली को ईश्वर और ईश्वर को इटली वापस मिल गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? पोप के द्वारा ये कहा जाता है। पोप एक्चुअली इटली में जो है ना, एक जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी, तो ज़्यादातर जो पोप है ना वो वहीं पे रहते हैं, पोप में, वेटिकन सिटी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। किस इतिहासकार ने मुसोलिनी को पाखंडी सीजर कहा? पाखंडी सीजर कहा है। तो विच हिस्टोरियन हैज़ कॉल्ड द मुसोलिनी द रेनेगेट सीजर? तो कौन कहता है ये? 25 का आंसर क्या होगा? तो किस इतिहासकार ने मुसोलिनी को पाखंडी सीजर कहा है, ठीक है, पाखंडी सीजर। तो क्या आंसर होगा? फीसर, टेलर, फाल्स या क्या कहते हैं? तो ये टेलर कहता है, ठीक है, ये टेलर के द्वारा कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किस भारतीय नेता ने बार बार निमंत्रण मिलने के बावजूद अपनी यूरोप यात्रा के दौरान मुसोलिनी से मिलने से इनकार कर दिया था? तो कौन से राजनेता थे? क्या वो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे या सरदार पटेल थे? तो आंसर विल बी बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है ना यूरोप यात्रा पे जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, ठीक है। तो उस समय जो ये मुसोलिनी जो है बहुत बार जवाहरलाल नेहरू को मतलब इनवाइट करता है आने के लिए, मगर फिर भी ये मिलने नहीं जा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हॉलोकास्ट का अभिप्राय क्या है? हॉलोकास्ट मीन्स, मतलब इसका अर्थ बताना है। हिटलर द्वारा पोलैंड पे आक्रमण के लिए बनाई गई योजना है, हिटलर द्वारा साम्यवादियों से निपटने के लिए बनाई गई योजना है, यहाँ है पोलैंड पर आक्रमण के लिए बनाई गई योजना थी होलोकास्ट, या साम्यवादियों से निपटने के लिए बनाई गई थी, या हिटलर की इटली के साथ सहयोग की नीति थी, या हिटलर द्वारा यहूदियों का किया गया नरसंहार था? तो बताइए होलोकास्ट क्या था? तो हिटलर जो है नफरत किससे करता है? मैसेकर ऑफ ज्यूज बाय हिटलर। जो ज्यूज होते हैं मतलब यहूदी होते हैं, उससे ही उसी का तो नरसंहार करता है, जिसमें गैस चैम्बर बना के हिटलर बहुत सारे लोगों को मारता है, बहुत सारा टॉर्चर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। नाजीवाद में लेबेंसरम की अवधारणा संबंधित है, मतलब किस चीज़ से संबंधित है? नाजीवाद में लेबेंसरम जो है की अवधारणा संबंधित है। लेबेंसरम भूभाग से, प्रजाति से, लोक से या नेता से? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, भूभाग से, ठीक है, भूभाग से, बाय लैंड। तो लेबेंसरम का मतलब क्या होता है? बाय लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हिटलर ने पोलैंड के किस स्थान की मांग की? हिटलर ने पोलैंड से किस स्थान की मांग की? विच प्लेस डिड हिटलर डिमांड फ्रॉम पोलैंड और बाय? तो मेमल, वारसा, डेजिंग, रीगा। 29 का आंसर क्या होगा? डेजिंग पोर्ट। डेजिंग पोर्ट इसमें उल्टा दिया, मतलब बस डेजिंग लिखा हुआ है, डेजिंग पोर्ट है, यही वो मांगता है, नहीं देता है, उसके बाद में ये वहाँ पे भी हमला कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक के काट दीजिएगा, इसमें से दो दो के हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड, ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, एटली, पिट या चैम्बरलेन? तो कौन था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय? तो वो था चर्चिल। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय चर्चिल था, क्या था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 से उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना कौन सी नीति अपनाकर किया गया? तो कौन सी उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, मार्शल प्लान, न्यू डील या ओपन डोर? तो क्या अपनाया गया था? जो विश्व आर्थिक मंदी आया था, ग्रेट डिप्रेशन के, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था, तो उसमें कौन सी नीति को अपनाकर उससे ऊपर आया था? ठीक है, तो क्या आंसर होगा? आंसर विल बी न्यू डील। न्यू डील जो नाम का जो आया था, न्यू डील से वो अपना के हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से आर्थिक मंदी का सबसे कम प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो किस देश पे पड़ता है? सोवियत रूस पे सबसे कम प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोवियत रूस में जो है ना 5 ईयर प्लान जो है, 5 ईयर प्लान ये अपना लिया जाता है। इस वजह से 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना के कारण जो है रसिया को सबसे कम प्रभाव पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया? ठीक है, अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया? तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? 8 दिसंबर 1941 में, 8 दिसंबर 1941 में। ठीक है, देखो क्या होता है, ये जर्मनी रहता है, इधर रशिया है, इधर इंग्लैंड रहता है। तो हिटलर क्या करता है ना, हिटलर क्या करता है, इधर पश्चिम साइड इंग्लैंड पे कर देता है अटैक। ठीक है, और इधर जो रसिया रहता है उस पर भी अटैक कर देता है, पश्चिम में भी अटैक कर देता है और पूरब में भी अटैक कर देता है। इस वजह से क्या होता है, ये हार जाता है क्योंकि दोनों तरफ ये संभाल नहीं पाता है। ठीक है, और यही मेन रीजन होता है हिटलर के नाकाम होने का। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया गया? तो 8 दिसंबर। अमेरिका कब भाग लेता है? 8 दिसंबर 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश पर आक्रमण को धर्म युद्ध की संज्ञा दी? मतलब हिटलर टर्म्ड द इन्वेशन ऑफ विच कंट्री एज अ क्रूसेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार? तो क्या होगा? अभी तो मैं आपको बताई हूँ ना कि ये बीच में रहता है हिटलर, जर्मनी में हिटलर रहता है, जर्मनी में हिटलर रहता है, इधर रशिया पे भी वो अटैक कर देता है और इधर इंग्लैंड पे भी अटैक कर देता है। तो इसको दोनों तरफ से लड़ने में सैनिक की कमी हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश पर आक्रमण को धर्म युद्ध की संज्ञा दी है? तो किस देश पे आक्रमण को दिया था? तो ये दिया था सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत यूनियन संघ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जर्मनी के 35, जर्मनी के भय से द्वितीय विश्व युद्ध से पहले किस देश ने मैजिनो लाइन बनाई थी? तो कौन बनाया था? फ्रांस बनाया था। मैजिनो लाइन कौन बनाया था? फ्रांस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, जापानी प्रतिनिधियों द्वारा 2 सितंबर 1945 को किस युद्धपोत पर अमेरिकी अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया गया? Which warship was surrendered to American authority on 2 September 1945 by Japanese representative? तो कौन करता है बताइए? आत्मसमर्पण कब किया, कहाँ, कौन करता है? पैंथर, टाइगर, मिसूरी या लायन? तो क्वेश्चन नंबर 35 का होगा मिसूरी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है SS मिसूरी। ठीक है, SS मिसूरी। ठीक है, कमाल की राइटिंग है मेरे तो।
37 नाजीवाद के दौरान स्कूलों की परिस्थिति में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो नाजीवाद जो है, जो हिटलर फैलाता है, राइज ऑफ नाजिज्म, तो उसमें क्या रहता है, तो हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नारी समाज की स्थापना के लिए बच्चों का नाजी विचारधारा को जानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें असत्य बताना है, मतलब कि सत्य नहीं है। तो अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, ये भी सही है। स्कूल के पाठ्यक्रम में फेरबदल नहीं की गई परंतु नाजी विचारधारा की किताबें पढ़ाई जाने लगी, या नस्ल विज्ञान नामक एक नया विषय आरंभ किया गया। तो 37 का आंसर क्या होगा, ये तो गलत है ना, फेरबदल नहीं की गई, सारा फेरबदल कर दिया था। मतलब कि यहूदियों के लिए नफरत फैलाने के लिए क्या किया ना कि बच्चों को, जो जर्मनी में जितने बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज में, तो मूवीज़ के द्वारा, रेडियो के द्वारा और समाचार पत्र के द्वारा, कार्टून के द्वारा यहूदियों को जो है बहुत बुरा दिखाना शुरू कर दिया था ताकि यहूदियों से लोग दूर रहें। ये इंग्लिश में है। देयर गिफ्ट पिल्स की रचना किसने की, देयर गिफ्ट पिल्स की रचना किसने की। ठीक है, तो बताना है 38 का क्या होगा, देयर गिफ्ट पिल्स की रचना कौन के हैं, अर्नस्ट हीमर करता है। ठीक है, अर्नस्ट हीमर, देयर गिफ्ट पिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के विषय में सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है ये बताना है। ठीक है, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे, या तो ये भी सही है। सत्य नहीं बताना है, तो ये सही है। यही बोलता है वो कि जो जन्म से मतलब जो यहूदी से जन्म लिया है उनको नागरिकता नहीं मिलती है। ठीक है, यहूदियों को कुछ खास मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई, कभी अनुमति नहीं दिया जाता, ये गलत है। यहूदियों और जर्मनियों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई, ये भी सही है। यहूदियों और जर्मनियों के बीच विवाह उत्तर संबंध को अपराध घोषित किया गया, ये सब सही है। और इसमें सत्य नहीं है ये बताया गया, तो इनको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का यहूदियों को कभी भी मौका नहीं दिया गया था। ठीक है, यहूदियों के साथ तो बहुत बदतर किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलाए गए प्रमुख अभियानों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको सही सुमेलित बताना है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैंपेन लॉन्च्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नहीं को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑपरेशन बारबरोसा हिटलर का सोवियत संघ पर आक्रमण था। ऑपरेशन सी लायन हिटलर का इंग्लैंड पर आक्रमण था। ऑपरेशन टॉर्च मित्र राष्ट्रों की इटली की ओर से यूरोप में प्रवेश करने की योजना थी। तो बताइए कौन सा, डीबी तो है, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड जापान का अमेरिका पर हमला था। तो क्या हुआ, सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। बाकी ये सब सही है, ए बी और सी सही है और डी सही नहीं है। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड जापान का अमेरिका पर पहला हमला था। तो जापान का अटैक ऑन अमेरिका ये ओवरलॉर्ड नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक है, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या था, मित्र राष्ट्र की जो सेना थी के द्वारा फ्रांस को मुक्त कराने की योजना बनाई गई थी। मतलब मित्र राष्ट्र में जो भी देश आ रहे थे वो फ्रांस को जो है मुक्त कराना चाह रहे थे, तो उसी के लिए योजना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कहाँ हस्ताक्षर हुए, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, हेग। ये होग नहीं होगा, हेग एक जगह का नाम, देश का नाम है हेग। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेग जो है एक देश का नाम है, या जनेवा। तो बताइए यूएनओ जो है, यूएनओ का चार्टर पर साइन कहाँ पे हुआ है, तो बताना है। 41 का क्या होगा आंसर, बी हेग, सॉरी सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की शर्तों के तहत किया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर इन द टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन। तो क्या था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस, तेहरान कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस।
तो किस शर्तों के तहत हुई थी? तो ये हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसी में ये हुआ था, ठीक है। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस नाम आंसर होगा 42 का, ठीक है। जैसे IMF इसी को कहते हैं, IMF जो है इंडियन मॉनेटरी फंड और जो है वर्ल्ड बैंक, ये भी इसी से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अटलांटिक चार्टर की घोषणा की थी। अटलांटिक चार्टर वाज अनाउंस्ड बाय, किसके द्वारा? चर्चिल एंड स्टालिन, जवाहरलाल नेहरू, रूजवेल्ट और चर्चिल, या रूजवेल्ट और स्टालिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 43 का आंसर क्या होगा? बी, रूजवेल्ट और चर्चिल, ठीक है। ये ऑप्शन जो है ना सी और बी उल्टा हो गया है, ठीक है। तो रूजवेल्ट एंड चर्चिल आंसर होगा। अटलांटिक चार्टर वाज अनाउंस्ड बाय रूजवेल्ट एंड चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द वर्ड यूनाइटेड रैप्टर यूनियन? तो किसने किया था? 44 का आंसर क्या होगा? रूजवेल्ट, ये भी रूजवेल्ट ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में है मतलब उसमें कितना सेक्शन और चैप्टर है, मतलब आर्टिकल्स है, तो कितना है? 111। ये उल्टा हो गया, ठीक है। अध्याय होगा ये जो है ना, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। बस आपको करना क्या है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया। 11 अध्याय है और 111 धाराएं हैं, ठीक है। 11 क्या है? अध्याय, और 111 क्या है? धाराएं। ये बस उल्टा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? मतलब कहाँ हुई थी? वेयर डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टेक प्लेस? तो कहाँ पे हुआ है? जिनेवा, लंदन, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क। तो 46 का क्या होगा? लंदन में होता है। लंदन के कौन सी जगह पे? वेस्टमिनिस्टर लंदन, ठीक है। और कब होता है? 10th ऑफ जनवरी 1946 को होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रति वर्ष प्रमुख बैठक होती है। कब होती है? जनवरी में होती है, अप्रैल में होती है, सितंबर में होती है, दिसंबर में होती है, कब होती है बताइए? कब होती है? द मेन मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज हेल्ड एवरी ईयर इन सेप्टेम्बर, ओके, एवरी ईयर इन सेप्टेम्बर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको 1% भी इससे फ़ायदा हुआ है या रिवीजन हुआ है या कुछ भी आपको थोड़ा सा भी मिला है, तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, सो दैट वीडियो आने से पहले आते समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्टडी करते रहें। Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.